नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सब आपका। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आज शाम 4 बजे तय होना है, जब लोकसभा में वोटिंग होगी। तीनों बिल जो हैं वो लोकसभा में कल पेश किए जा चुके हैं। आज भी उन पर अभी चर्चा चल रही है सुबह से, और राहुल गांधी को भी आज बोलना है। राहुल गांधी का समय जो है लगभग 1:45 बजे का है, लोकसभा में वो बोल सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा का जवाब देंगे, और उसके बाद फिर शाम 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। बिल पास कराना लेकिन ये सरकार के लिए आसान नहीं है, ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 2/3 बहुमत चाहिए होगा। सरकार के पास वो आंकड़ा फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, और विपक्ष ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें साथ में डिलिमिटेशन बिल जोड़ करके सरकार लाई है, हम इसीलिए इस सूरत में इसके खिलाफ हैं। इसके अलावा जो दक्षिण के राज्यों की तरफ से कुछ मांगे की जा रही हैं, हालांकि उसमें भी एनडीए की पार्टियां साथ नहीं हैं, वो मतलब बिल के साथ हैं और महिला आरक्षण को अभी पास किए जाने के पक्ष में है, लेकिन एक मुद्दा वो भी उठ रहा है। अब आज भी तमाम विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में, और वहां भी यही बात हुई कि इस तरीके से तो सरकार को ये काम नहीं करने दिया जाएगा, और उसमें चूंकि इसको पास कराने का एक यही तरीका है सरकार के पास कि या तो विपक्षी दल साथ दे दें, या फिर ऑपोजिशन के काफी मेंबर्स जो हैं वो एब्सटेन कर जाएं, वो वोट ना डालें, जिससे कि प्रेजेंट संख्या जो वोटिंग के वक्त सभी सांसदों की होगी सदन में वो नीचे आ जाए, तो बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा। लेकिन उसकी भी गुंजाइश कोई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, और जहां से भी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सरकार में ये टटोलने की कि क्या तैयारी है इसको पास कराने की, क्या ऑपोजिशन का कोई धड़ा साथ दे सकता है, तो कोई कॉन्क्रीट बात अभी तक पता सरकार की तरफ से नहीं चली है। तो अगर ये बिल आज पास हो जाता है 4 बजे जब वोटिंग होगी, तो वो एक आश्चर्य होगा। हालांकि मुमकिन है कि सरकार की कोई तैयारी हो भी, लेकिन वो चूंकि इस किसी को मतलब अपने ऑपोजिशन पार्टीज को आगाह ना करने देना चाहती हो, इसलिए शायद इस बात को बिल्कुल लीक ना किया जा रहा हो, तो अलग विषय है। अदरवाइज अभी मौजूदा स्थिति में इन बिल्स का पास होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कल प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही थी, जिसमें ये जितने मुद्दे हैं, ओबीसी का आरक्षण बिल अभी क्यों, दक्षिण के राज्यों का क्या होगा, डिलिमिटेशन क्यों करना, इस पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की। उसके बाद होम मिनिस्टर ने 2-3 बार कल इंटरवीन किया चर्चा में, हालांकि उनका प्रॉपर रिप्लाई आज होगा, लेकिन कल उन्होंने भी इस पर कई बार क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। तो जो हमारे सामने मूलतः सवाल थे, उनका उत्तर सरकार के पास क्या है वो आ चुका है सामने। बाकी आज जो है वो लंबी चर्चा हो जाएगी। ये जो तस्वीरें हैं, ये ऑपोजिशन की मीटिंग की तस्वीरें, वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आज सर नया कुछ 2 बयान है, वो दिखा देता हूं, फिर बाकी कल प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने क्या बोला। प्रियंका जी भी बोलेंगे कल। अखिलेश यादव ने आज फिर सदन के बाहर, कल वो पार्लियामेंट के अंदर बोले थे, आज बाहर फिर उन्होंने ये कहा कि हमारा मूल मुद्दा वो डिलिमिटेशन है, कि इस सीटों की संख्या बढ़ाने के नाम पर डिलिमिटेशन कराकर सरकार मनमर्जी करना चाहती है, जैसी इन्होंने कुछ राज्यों में की है। तो हम महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन डिलिमिटेशन कहा कि सरकार को हम इस तरीके से नहीं देना चाहते। ये हमारा मूल विरोध है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। अरे डीडी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं। आप आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपने स्टेटहुड का सबको वादा किया, लेह लद्दाख को वादा किया, आपने जम्मू कश्मीर को वादा किया, आप कहां खड़े उतरे। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और किस तरीके से जनता को गुमराह करना। ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे हम, हमें क्यों नहीं गिन रहे। जानवरों को गिना जा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है।
तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है, तो कम से कम उनको गिना तो जाए। अब अखिलेश जी खैर बातों बातों में कहीं और चले गए, लेकिन वो जो बात उन्होंने कही वही है मूल विरोध जो है विपक्ष का, कि ये सरकार इस तरीके से सीटों की डिलिमिटेशन कर लेना चाहती है कि फिर ये कभी हारे नहीं, इस तरीके से जोड़ लेंगे ये सारी लोकसभा और विधानसभाओं को। अब अगर प्रोफेसर साहब आ गए स्टूडियो में, सर बहुत स्वागत है आपका। अब अगर नियत पे सवाल है तो नियत का तो कोई थर्मामीटर होता नहीं कि कितना ऊपर और कितना नीचे, किसकी कितनी साफ और किसकी कितनी खराब। ये इनका आरोप है, उधर से उनका जवाब है। इनकी नियत पे वो सवाल उठा देंगे, उनके लिए भी यही जवाब दे सकते हैं हम। लेकिन क्या किसी सरकार को डिलिमिटेशन करने से रोका जा सकता है? अगर जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसी बात को कर लें तो फिर तो जब तक मोदी सरकार है तब तक इनको डिलिमिटेशन करने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरोप इन पे ये है कि इनकी नियत खराब है और डिलिमिटेशन से ये चोरी करेंगे। तो ये तो फिर जब तक है तब तक डिलिमिटेशन ना करेंगे। अगर 2011 नहीं 2026 के सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से भी महिला आरक्षण दिया जाता तो क्या वो बिना डिलिमिटेशन के हो जाएगा? सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिना डिलिमिटेशन के हो जाएगा क्या? यदि 543 सीटों पर करेंगे तो बिना डिलिमिटेशन सेंसस के आधार की बात हो रही है। उनकी मांग है कि 2026 के सेंसस पे कराइए, तो सेंसस के बाद तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी ना। हाँ, नहीं मैं सीटें बढ़ाना नहीं बढ़ाना तो ये तो सरकार को तय करना। मैं कह रहा हूँ अगर 543 जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर आरक्षण देंगे तो डिलिमिटेशन तो फिर यूं कह लें कि जब तक मोदी सरकार है तब तक ये सीटें ना बढ़ाए। वो तो उनका आरोप है। हाँ, मैं वही इसलिए मैंने कहा कि अदरवाइज डिलिमिटेशन एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब भी जनसंख्या होगी, जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। एक बात तो ये, लेकिन इसका कल होम मिनिस्टर ने जवाब, यहाँ तो संविधान बदल दिया सरकार ने। सर संविधान बदलने के बाद भी डिलिमिटेशन तो नहीं हटा दिया ना सर, संशोधन किया है। संशोधन वही बात है। अरे चलें खैर, एनीवे आपने भी कहा कि भाई सीटें बढ़ेंगी तो डिलिमिटेशन तो होगा जी, ठीक। अब होम मिनिस्टर ने कल ये बात प्रियंका गांधी ने उठाई थी, तो होम मिनिस्टर ने उसका कल जवाब देते हुए कहा था कि अगर आपने अपने समय में डिलिमिटेशन का दुरुपयोग किया हो तो मैं नहीं कह सकता, हमने नहीं किया। और जो एक्ट डिलिमिटेशन का आपके जमाने से चला आ रहा है जब आप सरकार में थे, कॉमा फुल स्टॉप के साथ, वो वैसे का वैसा है, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कमीशन का जिक्र है कि डिलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने बड़े साफ साफ कोरे शब्दों में बता दिया कि मेरा एतराज क्या है, कि ये डिलिमिटेशन करेंगे तो ऐसा करेंगे कि फिर हम हारे ना। जी त्रिपाठी, पता नहीं, मैं तो अच्छा किया आपने अखिलेश यादव जी से शुरू किया। और कहानी कुर्सी की में अखिलेश यादव से शुरू होने का मतलब समझिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर भारत के और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, 37 लोकसभा सीट इसी अमित शाह, इसी नरेंद्र मोदी और इसी योगी आदित्यनाथ के समय में जीत कर आने वाली पार्टी, 111 विधायक, और ये कुछ कर ही नहीं पाए, 111 विधायक जीत कर आने वाली पार्टी, वो कह रही कि नहीं वो तो डिलिमिटेशन ऐसा हो जाएगा। और पता नहीं कैसे विजय जी ने कह दिया कि डिलिमिटेशन नहीं करना पड़ेगा, अगर 543 पे कर दें तो। अच्छा चलिए, जहां से अखिलेश जी हैं उसको डिलिमिटेशन में डाल देते हैं महिलाओं के लिए, अखिलेश जी स्वीकार कर लेंगे। राहुल जी की सीट डिलिमिटेशन में डाल देते हैं, उसको स्वीकार कर लेंगे क्या? बिना डिलिमिटेशन के कोई भी रिजर्वेशन परिसीमन का मतलब हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी बदलना ही नहीं होता है। परिसीमन का सीधा सा मतलब है कि आप उसकी एक तय करते हैं कि ये एक फॉर्मूला, अगर हर तीसरी लोकसभा महिला को जानी है तो उसका भी कोई फॉर्मूला निकालेंगे ना, ऐसे थोड़ी तय हो जाएगा अच्छा ये कर दिया। नंबर एक। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या इन पार्टियों को एकदम लग गया है कि अब उत्तर भारत में किसी कीमत पर कोई भाजपा के अलावा जीत नहीं सकता है? ऐसा उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब अब कभी जीतेंगे ही नहीं हो, ऐसा उन्होंने सोच रखा है। अच्छा तो कितनी सीटें आप जीत पाते हैं जरा वो भी बता दीजिए। वो तो अगर तमिलनाडु से हटा दीजिए अभी स्टालिन को, तो कांग्रेस की हैसियत क्या रह जाएगी, वो सामने आ जाएगा। अब इसके आगे की बात, वो तो अनर्थ है
विपक्ष कह रहा है मोदी जी साजिश रच रहे हैं। क्या साजिश है? जहां 850 में तीसरी महिला सांसद होगी तो मोदी जी तो जीत जाएंगे। अगर ये साजिश इतनी बड़ी मोदी जी रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी माता जी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बहन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी महिला जब निकलेगी इसके बाद तो सिर्फ भाजपा को देखकर ठप्पा लगा के चलिए। क्योंकि अखिलेश जी की बात हो रही है, मतलब उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल यूपी से ही आती हैं और वो भी बैकवर्ड क्लास से हैं, वो बोल रही हैं इस वक्त पार्लियामेंट में बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सांसदगण कह रहे हैं कि ये तो कहीं आप सिर्फ अश्योरेंस दे रहे हैं, वर्बल अश्योरेंस दे रहे हैं, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री जी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं इन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस शंका का भी समाधान हमारी सरकार जरूर करेगी। अध्यक्ष जी, बहुत जल्दी अध्यक्ष जी, सदन में हमारे बहुत सारे साथियों ने बार बार एक बात कही कि 543 की हमारी संख्या है और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे सभी दलों से यह कहना चाहती हूं कि जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि इस हमारे सदन के अंदर बड़े दल ही नहीं है, बहुत सारे छोटे दल भी हैं, ऐसे भी दल हैं जिनके पास महज 1 या 2 सांसद की संख्या है। तो अनुप्रिया पटेल जी मंत्री हैं और ओबीसी वर्ग से ही आती हैं, क्योंकि इतनी चर्चा ओबीसी की हो रही है। और दूसरा फिर ये सवाल जो अभी हम कर रहे थे डिलिमिटेशन में 543 पर कर दोगे तो उस तरीके से आप सीटों को जो है अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ नहीं पाओगे, ये ऑपोजिशन कह रहा है, तो इसी पे प्रेजेंट नंबर ऑफ सीट्स पर ही लागू कर दो। अनुप्रिया पटेल ने कहा आप कर लेते, उसी बात का जवाब वो दे रही थी। आप तो इस पर इतनी सहमति भी, इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि इसको दोनों सदनों में ले आ पाते। ये सरकार कम से कम लाई, पास भी करा लिया, आप ही लोगों ने मिलकर पास कराया, ये बात भी ठीक है। तो सर बाकी आप बताइए सर, मतलब डिलिमिटेशन ही है डर? डिलिमिटेशन पर ही सारा विरोध हो रहा है, सारी जो पूरी बहस चल रही है वो डिलिमिटेशन को लेकर चल रही है। लेकिन मैं राजनीति पर जो भी बात कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हो, अनुप्रिया जी कर रहे हो, सब बीजेपी के लोग कर रहे हो, वो अलग बात है। मैं जो पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। क्या इस सरकार ने ये मान लिया कि जो आज बिल हो रहा है ये पास नहीं होगा? ये डिफीट उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया, ये मन में ऐसा मान लिया। ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो 2023 के बिल को कल रात को नोटिफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर नोटिफाई नहीं करते और ये बिल फेल हो जाता तो वो बिल भी नलिफाइड हो जाता, समझे? तो इसलिए आपने 16 अप्रैल की शाम को उस बिल को नोटिफाई किया, जब बिल पर बहस हो रही है। इसकी आवश्यकता क्या हो सकता है? होम मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें। ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल। नहीं, और समझा भी दीजिए इसको, क्योंकि कल ही रात को हुई बात, ये बात ठीक है, और इसको मैं देख रहा था दिन में कुछ लोग उठा भी रहे थे। हाँ, तो ये गंभीर मसला है कि जब बिल पर बहस हो रही हो, या तो सरकार 3 साल थे कभी भी करे, सरकार के पास अधिकार है उसको नोटिफाई करना। उस पर होने तो कुछ जा नहीं रहा था अभी, मतलब वो 3 साल से वो नोटिफाई नहीं हुआ। हाँ, उस पर कोई एक्शन होना नहीं था। हाँ, होना नहीं, ठीक है। लेकिन विजय सर, एक जानकारी के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक अगर वो नोटिफाइड नहीं था तो क्या उसमें अमेंडमेंट आ सकता था? ये तो नोटिफाई किया इसलिए गया क्योंकि आज वो सदन में अमेंडमेंट आ रहा है। नोटिफिकेशन तो एग्जीक्यूशन के लिए होता है, नोटिफिकेशन का बिल के पास होने से कोई संबंध नहीं होता। बिल तो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो कानून बन ही गया। वो मान लीजिए आप दो प्रोसेस होते हैं सर, संशोधन करना चाह रहे हैं, तो जब तक वो लागू नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो उसको आप अमेंड कैसे करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि कानून तो बना हुआ है ना। नोटिफिकेशन एग्जीक्यूशन के लिए होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है सर। क्योंकि मेरी जो जानकारी है, 2 बातों को नहीं आप मैं ठीक कर देता हूं। जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक आप उसमें अमेंडमेंट कैसे करेंगे? बात कह रहे हैं, आप तो बिल ले आए ना, आप किस पर कौन समझाता है आपको ये बात? नहीं, कोई पता नहीं है, गलत तरीके से। जैसे समझ, यदि ऐसा तर्क होता, बिना उसके कैसे आप करेंगे? मेरी बात सुनिए, जिन्होंने आपको ये तर्क दिया, यदि ये तर्क था तो कल अमेंडमेंट बिल कैसे लाई सरकार?
नोटिफिकेशन तो शाम को किया है ना, बात ठीक है, फिर दिन में कैसे, दिन भर से कैसे बहस बिल हो तो रही है? सुबह आ गया था, सुबह पेश हो गया बिल तो। नोटिफिकेशन तो शाम सुबह को पेश हो गया है, नहीं, लेकिन कैसे हो सकता है? उस पर आप पेश ये कर घर रहे की हैं, जब दुकान आप छोड़ दिया वोटिंग सर। के लिए जाएंगे ऐसे तो तो- बिना उसके कैसे आप जाएंगे नोटिफाई? सर इसका यहाँ तो फैसला क्या ही करें, हाँ, ठीक है, कोई ठीक है, मतलब नहीं, खैर वो अलग इशू बता सकता है तो। नहीं, लेकिन मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स पर नहीं जाते हम लोग। तो सरकार को ये नोटिफिकेशन जारी करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये होम मिनिस्टर साहब शायद जवाब देंगे ही कि सरकार को क्यों अचानक ये जरूरत पड़ी, अचानक कैसे नींद खुली कि 2023 के बिल को 16 अप्रैल 2026 को जब संसद में, लोकसभा में बिल पर बहस हो रही है, अमेंडमेंट बिल पर, तब इसको लाया गया। तो इसका मतलब सरकार को यह आशंका हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल पास होगा कि फेल होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन सरकार को यह आशंका होगी कि अगर ये बिल गिर गया तो उसके नतीजे पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे। और यदि ये बिल, मान लीजिए हम इसको जानते ही नहीं है कि भाई ये बिल पास होगा कि नहीं होगा, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, इसका मतलब क्या सरकार ये कह रही है कि हम इसे आफ्टर सेंसस, आफ्टर डिलिमिटेशन 2034 में लागू करेंगे। इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। मान लीजिए हम इस बिल को छोड़ देते, ये पास होगा कि गिरेगा कि क्या होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब है उस बिल में कहा गया है कि उस बिल को 2026 की जनगणना के बाद, डिलिमिटेशन के बाद लागू किया जाएगा। नहीं, ये तो क्लियर है सर। अगर ये जो अभी अमेंडमेंट मूव हो रहे हैं, अगर ये पास नहीं होते हैं तो फिर ये 2034 से पहले लागू नहीं, तो नहीं हो सरकार सकते। ये कहना चाहती है, सरकार ये भरोसा दिलाना चाहती है आपको कि हम 2034 में इसको पास करेंगे। नहीं, वो ये कह रही है कि अगर अब नहीं किया पास तो फिर 34 तक टलेगा। सरकार तो 29 के लिए ही लेके आई है ना सर। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसका मतलब ये हो गया ना कि सरकार, अरे सरकार ने तो 2023 में 2034 के लिए पास किया था, फिर सरकार को अचानक लगा कि नहीं 240 आ चलिए, गई। इस बात को भी ठीक मान लेते हैं, हाँ, लेकिन इतनी बात तो ये तो बात मानने लायक है ना कि भाई अभी नहीं पास करेंगे, हाँ। अभी पास किया तो 29 में लागू, नहीं किया तो फिर 34 में देखी नहीं, जाएगी। लेकिन वो देखी एक जाएगी। एक तो ऑन रिकॉर्ड जो था, सर, साफ साफ अमित शाह ने कहा था कि 29 में ये लागू होगा, 34 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। 29 में ही लागू करने की बात थी और उसी 23 वाले बिल को ही लागू करने की बात। अरे किससे बात, क्या समझ, मेरे को समझ नहीं आ इसीलिए रहा। नोटिफाई अगर किया। 23 वाला लागू होना ही था तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं कहना, पड़ती। कहने से थोड़ी होता काम, पार्लियामेंट में जो होता। इसीलिए अच्छा, तो आज जो हो रहा है उस पे करेंगे ना, आप दूसरी बात- नाराज आज ज्यादा हैं। नहीं, नाराज नहीं, ये बात आप नाराज ज्यादा हैं, हर बात पे अच्छा, आप नाराज बोलिए तो सर, बाकी दो लोग भी हैं ना। नोटिफाई नहीं किया है। इस बात पर बात कर लेते। दूसरी बात, जो विरोध क्यों हो रहा है, सरकार ने कहा, कल अमित शाह जी ने बहुत साफ साफ तरीके से कहा कि दक्षिण भारत में ये होगा, कोई संकट नहीं होगा, कोई खत्म नहीं होगा। क्या उस बिल को आपने पढ़ा है? उस बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट सरकार ने नहीं किया। विरोध इस बात का है, किस बात का कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट? जो अमित शाह जी कह रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, वो बात बिल में क्यों नहीं कही गई है? बिल में कहना चाहिए ना कि भाई हम ये 50% 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता 50% कर रहे हैं 2000 का। अब अगर इतना ही संकट हो गया सर पहचान का कि होम मिनिस्टर की कई बात, लॉ मिनिस्टर की कई बात हाउस में उस पर भी नहीं, यकीन आपको पता नहीं इसका मतलब, पार्लियामेंट्री प्रोसेस ऐसे नहीं चलते हैं। बिल में जो लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। दो बातें आपने उठाई सर। देखिए, पहली बात तो यहीं से शुरुआत करते हैं, जो विजय जी ने कहा कि कायदे से उसमें लिखना चाहिए था। इससे ज्यादा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो नहीं सकती थी कि उसमें यह लिख दिया जाए कि पार्लियामेंट्री, ये जो सीटों की बढ़ोतरी होगी वो प्रोपोर्शन टू द अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नंबर के 50% या जो भी करना हो, अक्रॉस द स्टेट्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। इससे ज्यादा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं हो सकती है। और इसलिए एक मिनट प्लीज, अब हमने आपको रोका नहीं था, अब मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और महाबाहियात होगा क्योंकि आप जो बेसिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 81 का, आप उसी का वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें यह कहा है कि रफली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस द स्टेट रफली उसका पॉपुलेशन सेम साइज होना चाहिए। यह आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इतर जाकर के कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ऐसे आकर के बोले, कैसे कर सकता है होम मिनिस्टर आकर के? दूसरी बात, नहीं बोला तो यही है, लिखा नहीं है। बोला, आप सुन ही नहीं रहे बात, बोला भाई ही हमने सुन लिया आपकी बात, आप सुन रहे, दूसरों की आप आज नहीं सुनने के मूड में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब ने यही कहा है। होम मिनिस्टर का फ्लोर पर कहना एक प्रकार का कमिटमेंट है और राइटिंग में देने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को लागू कर ही नहीं सकता है कोई ऐसे कर करके, राइटिंग में आ ही नहीं सकती है बात। इस बात को क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? सुप्रीम फ्लोर पर कह देना और बात है, और उसको उसी रूप में कॉन्स्टिट्यूशन बिल में लाना कितना बड़ा, ये तो मजाक हो जाएगा सारा।
आप आर्टिकल 81 के ये सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अदना सा आदमी लेकर के जाएगा उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। थोड़ा सा मैं नहीं समझ पा रहा, बिना लिखे हो कैसे जाएगा? सर कहीं तो लिखा जाएगा कि भाई 1.5 गुना उसी बात पर आ गए ना हम। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन करेगी, ठीक है, उसके उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन ये काम करेगी ताकि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हो, इसके दो विनय के बीच में। दूसरी बात आपने कहा आज क्यों नोटिफाई होगा, उससे यदि नोटिफाई नहीं होता और यह बिल गिर जाता, हाँ। अरे भाई आप मान रहे हैं कि वो बिल नोटिफिकेशन की ही बात है, एक टेक्निकल प्रोसीड्योर था जिसे भारत सरकार ने नहीं पूरा किया था, उसको उसने सिर्फ पूरा किया है। यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिर भी जाता है तब भी जो पुराना बिल जो पास किया हुआ है जिसे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, अब समीर जी थोड़ा सा, क्योंकि ये तो टेक्निकल ज्यादा हो गया है भाई, मोटी मोटी बात है, पास हो गया तो 29 से लागू, पास नहीं हुआ तो फिर 29 में नहीं लागू, फिर 34 में, फिर वो आगे की कहानी अलग बात है वो। सर अब सवाल ये है कि क्या लग रहा है आपको सारे दलों को देख करके, स्पेशली बीजेपी की को देख करके, सुन के, कि है नंबर इनके पास? देखिए, लोकसभा के अंदर आपको 67 के करीब वोट चाहिए और राज्यसभा में आपको 23 वोट चाहिए, जो कम है सरकार के पास बहुमत के लिए। इतना बड़ा आंकड़े का गैप सरकार कैसे पूरा करेगी? और जिस तरीके से कल से लोकसभा में चर्चा हो रही है और विपक्ष के जो तेवर देखने को मिल रहे हैं, वो अखिलेश यादव हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बड़े दलों का जिस तरीके से विरोध हो, उन्होंने कहीं भी नरमी बताने के संकेत नहीं दिए, तो सरकार कैसे इस बिल को पास कराएगी? सबसे बड़ा प्रश्न है। आज वोटिंग होने वाली है, सरकार ने क्या कोई रास्ता अख्तियार किया हुआ है? क्या सरकार ने कोई बी प्लान तैयार करके रखा हुआ है? क्योंकि 3 दिन की चर्चा सत्र सरकार ने इस बिल के लिए विशेष सत्र बुलाया है, तो सरकार की कोई फ्लोर मैनेजमेंट होगा। सरकार इस बात को जानती है कि इतना बड़ा जो गैप है वो हम बिना किसी राजनीतिक दल की सहमति से हम नहीं कर सकते। 2-4 सांसदों की बात होती तो आपको एब्सेंट करा लेते, कोई व्यवस्था करते। लोकसभा में 67 सांसदों को बिना किसी पूरी एक राजनीतिक पार्टी के समर्थन के संभव नहीं है। और फिलहाल सर नजर नहीं आ रहा है कि इसमें समर्थन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि सभी से कहा है कि भाई ये राष्ट्र हित में और महिलाओं के हित में आप इसमें समर्थन में आइए, मैं आपको ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं, रेट आप ले लीजिए, लेकिन महिलाओं के हित में पास कराइए। फिलहाल जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसमें कोई सहमति नजर नहीं आ रही, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि सरकार फ्लोर में तो चर्चा कर रही है, फ्लोर के बाहर सरकार बैकडोर भी पार्टियों से बात कर रही है चीजों को लेकर। हाँ। और हो सकता है कि विपक्ष किसी कुछ मांगों को मानकर कोई सहमति का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। विपक्ष ने, अपोजिशन ने मुद्दा बना लिया है डिलिमिटेशन को, तो भाई महिला आरक्षण तो पीछे ही छूट गया ना, बहस तो उस पर हो ही नहीं रही, अब तो डिलिमिटेशन की बात है। इससे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जो है कोई रिलीफ शायद सरकार को नहीं देगा। अभी तक सरकार को कोई भी रिलीफ देने का वो तैयार नहीं है, लेकिन सरकार इस बात को जानती थी कि जिस तरीके से विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है वह इसमें सहमति नहीं देगा। तो क्या सरकार ये जानते हुए भी कि सहमति नहीं मिलने वाली है, समर्थन नहीं मिलेगा, उसके बाद बिल लेकर आई है और सरकार चाहती है कि बिल गिरे और पूरे देश में महिला विरोधी बताकर एक आंदोलन किया जाए? यह सरकार ने इसके लिए कोई दूसरा प्लान तैयार करा हुआ है कि यहां पर गिरने की स्थिति आएगी तो हम ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, उसको पास करवा के लेंगे। अब ये देखने वाला बात होगी, आज अमित शाह जी बोलने वाले हैं, क्या बोलते हैं और सरकार ने क्या स्ट्रेटेजी को लेकर अपना, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि फिलहाल अंकगणित सरकार के पक्ष में नहीं है। प्रियंका जी का बयान मैं आपको सुना देता हूं। प्रियंका गांधी ने तो कल ये कहा कि अगर ये बिल पास हो गए तो ये समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर
अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं, इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ, विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं। और आगे प्रियंका जी कहती हैं कि भी लोकतंत्र खत्म मानिए अगर बिल ये पास हो गया तो। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने होम मिनिस्टर को के बारे को सामने बैठे तो देखकर कहा कि हंस रहे हैं, इसका मतलब इनकी तैयारी पूरी है। प्रियंका जी ने कहा तैयारी पूरी है, सरकार नहीं कह रही। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप ही बोल दीजिए। कह रहे कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर नहीं है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनके लगते सारे बाल खड़े हो गए हैं, आंखों में तेवरियां, भौहें टेढ़े, और उधर जो ट्रेजरी बेंच है उसको भी लगता है पता नहीं क्या बोल देंगे। और उधर देखिए प्रियंका गांधी जी बोल रही थी, सारा भाषण मुस्कुरा निकाल दिया उन्होंने, तो और सारी यही बातें इसी को सब बातें कह भी दिया। इस पे तो खैर हमको लगता है सभी सहमत होंगे कि प्रियंका जी को ही अब कांग्रेस का नेतृत्व देना चाहिए, लेकिन हम लोग कहने से उनका नंबर कटेगा, इसलिए सर मत। वो कह रही सरकार की तैयारी है। मूल बात कह रहा हूं, प्रियंका जी को तो हम लोगों ने सुन लिया। मैंने सुबह सुबह उठ के मायावती जी को पढ़ा, 7 पॉइंट में इन्होंने आज सुबह 8:50 पे लिखा है और सब उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे विरोध किया, हम ओबीसी क्या। आखिरी पॉइंट पढ़ने लायक है। इसीलिए महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए, और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा। अर्थात मतलब एक तरह से एक वर्ग है जो इसकी भी बात कर रहा है ना भाई कि पहले होने तो दो महिला आरक्षण। अच्छा एक मिनट त्रिपाठी, इस पर आगे बात मैं करता हूं। खड़गे साहब का एक हमारे पास वो आया इंटरव्यू, और वो ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष इंटैक्ट है, मतलब हम टूटेंगे नहीं। कुछ अमेंडमेंट आने के ये समय है, देखेंगे वो आने के बाद बाकी के सब। सर क्या विपक्षी खेमा एकजुट है, इंटैक्ट है, इंडिया ब्लॉक के नंबर सारे 100% एकजुट है, आप चिंता मत करिए, मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता। तो आपने सुना खड़गे साहब कह रहे हैं भाई हमारे तरफ तो कोई टूट नहीं होगी, पूरा विपक्ष इसके खिलाफ जो है वो एकजुट है।